गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। इट इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग और ये मेथड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काम आता है। दो पार्टी होती है, वन इज कॉन्ट्रैक्टर, सेकंड इज कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी वो जिसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर वो जो कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बारे में दे रखा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर पूरे काम के कितने रुपए चार्ज करेगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का पेमेंट कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा। किसको करेगा? कॉन्ट्रैक्टर को करेगा। और जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे एक्सपेंडिचर किसके? कॉन्ट्रैक्टर के होंगे। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट से कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या कितना लॉस हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक अकाउंट बनाता है और उस अकाउंट का नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हमें इस पूरे चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। हर कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर के 10 साइट पे काम चल रहा है तो हर साइट का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर P&L अकाउंट बनाता है और उसके बाद बैलेंस शीट बनाता है। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे? हर कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में P&L अकाउंट और उसके बाद में बैलेंस शीट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें वैसे तो P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के बारे में उस देने के चांसेस बहुत कम है। हमें बनाने क्या, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो अकाउंट बनता है वो कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अगर कॉन्ट्रैक्ट जिस अकाउंटिंग ईयर में स्टार्ट होता है, अगर उसी अकाउंटिंग ईयर में एंड हो जाता है, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट उसी फाइनेंशियल ईयर में एंड, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखनी है बाई कॉन्ट्रैक्टी। सारे एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में लिखने हैं। मटीरियल, लेबर, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, ये सारे हमें कहाँ लिखने हैं? डेबिट साइड में लिखने हैं। और उसका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस, नोशनल प्रॉफिट या लॉस, राइट। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट जिस अकाउंटिंग ईयर में स्टार्ट होता है उस अकाउंटिंग ईयर में एंड नहीं होता है तो फॉर्मेट चेंज होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनेगा? हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनेगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। क्रेडिट साइड में फिर हम क्या लिखते हैं? बाई वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या लिखते हैं? वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, उसके बारे में हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है वर्क सर्टिफाइड? वर्क सर्टिफाइड का मतलब है वो वर्क का वो पोर्शन जो कॉन्ट्रैक्टर ने कंप्लीट कर लिया और कॉन्ट्रैक्टर ने जिसको चेक कर लिया, हम उसको कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड इज सेम एज सेल्स, एक तरह से ये सेल्स के बराबर है। और वर्क सर्टिफाइड का जो वैल्यूएशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होता है। वर्क सर्टिफाइड का वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होता है, मतलब सेलिंग प्राइस पे होता है। वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है? वर्क का वो पोर्शन जो कॉन्ट्रैक्टर ने कंप्लीट कर लिया बट ईयर एंड होने तक अभी तक कॉन्ट्रैक्टर ने जिसको चेक नहीं किया है, हम उसको कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड इज सेम एज क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट पे होता है। हमने इनके बारे में सब कुछ ऑलरेडी नोट कर लिया। मैंने आपको वर्क सर्टिफाइड के बारे में बताया कि वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, वैल्यूएशन कैसे होता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है और उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, इन सब को हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। मतलब हम क्रेडिट साइड को कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी ध्यान रखना, हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर कैसा होगा उसका फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड ईयर, लास्ट ईयर कैसा होगा अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल फर्स्ट ईयर को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। डेबिट साइड में हमें क्या लिखना होता है? डेबिट साइड में हमें सारे एक्सपेंडिचर लिखने होते हैं। मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और जो भी एक्सपेंडिचर हमें दे रखे हैं वो सारे एक्सपेंडिचर हमें डेबिट साइड में लिखना है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेबिट साइड को, मतलब आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर को कि एक्सपेंडिचर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल कॉस्ट से। देखो, दो एक्सपेंडिचर जिसकी कैलकुलेशन इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट और सेकंड डेप्रिसिएशन। लेबर कॉस्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और जो अदर एक्सपेंसेस है उनमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है? मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन में। और कहाँ आती है? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में। बस उसको बहुत अच्छी तरीके से हमने समझना है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट की। मटेरियल क्या होता है? कंस्ट्रक्शन के केस में मटेरियल क्या? कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है उसमें बहुत सारे तरह के सामान लगते हैं। सीमेंट लगती है, ब्रिक्स का यूज होता है, आयरन रॉड लगती है, बहुत सारे तरह के सामान लगते हैं। इलेक्ट्रिकल फिटिंग का यूज होता है, फैन लगते हैं और लाइट्स लगती है। जो भी सामान लगता है वो सारे सामान मटेरियल की कॉस्ट है। जितना भी जो भी सामान लगा, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी सामान काम ले रहा है, जो भी गुड्स काम ले रहा है, वो सारे के सारे सामान हमारे लिए मटेरियल कॉस्ट है। हमारे लिए सब अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि सीमेंट की कॉस्ट अलग, आयरन रॉड की कॉस्ट अलग, टाइल्स की कॉस्ट अलग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की कॉस्ट अलग, नहीं। हमारे लिए सब कुछ क्या है? मटेरियल। तो ये तो अच्छा हो गया ना। अगर हर मटेरियल को अलग अलग लिखना होता तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट कितना बड़ा हो जाता। फिर टू सीमेंट, टू ब्रिक्स, टू इलेक्ट्रिकल फिटिंग, सारे अलग अलग आते और कितने टाइप के मटेरियल होते। तो इसीलिए हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया कि सारे सब कुछ जो भी सामान लग रहा है वो हमारे लिए क्या है? मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है? मटेरियल कॉस्ट में मैं यहां लिख देता हूं सीमेंट, ब्रिक्स, टाइल्स, वुड एटसेट्रा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, जो भी मटेरियल हम काम ले रहे हैं वो सब हमारे लिए क्या है? मटेरियल के कॉस्ट। मतलब एक ही नाम से आएगा मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अब समझना मटेरियल की कॉस्ट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए समझना, ये साइट है, ये हमारी साइट है। ठीक है, साइट वो जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। साइट पर मटेरियल आता है। आता कहां से? साइट पर मटेरियल दो जगह से आ सकता है। दो जगह से आ सकता है। एक तो सप्लायर से। एक मटेरियल कहां से आ सकता है? सप्लायर से, मतलब परचेज करके। और दूसरा मटेरियल आ सकता है गोडाउन से। कहां से आ सकता है? गोडाउन से आ सकता है, जिसको हम कह सकते हैं स्टोर। जिसको हम क्या कह सकते हैं? स्टोर कह सकते हैं। अब आपको कि ये गोडाउन क्या है, स्टोर क्या है? ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इनके बहुत सारी साइट्स चलती है ना। तो कुछ कॉमन मटेरियल होते हैं, जैसे सीमेंट कॉमन मटेरियल है, ब्रिक्स कॉमन मटेरियल है ना, वुड कॉमन मटेरियल है। तो बहुत सारे कुछ कॉमन मटेरियल हो सकते हैं ना। तो ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, ये जो कॉमन मटेरियल है जो जिसको आप खरीद कर रख सकते हो, खराब नहीं होते, ये बड़ी क्वांटिटी में खरीद कर गोडाउन में रख लेते हैं। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं तो डिस्काउंट वाली रेट में परचेज कर लेते हैं। ये बड़ी साइज में क्वांटिटी खरीदते हैं और मटेरियल को अपने गोडाउन में ले जाकर रख देते हैं। फिर जिस साइट पर मटेरियल की ज़रूरत है, जैसे मान लो सीमेंट एक साथ बड़ी क्वांटिटी में खरीद ली और गोडाउन में ले जाके रख दी। अब जिस साइट पर सीमेंट की ज़रूरत है, गोडाउन से सीमेंट उस साइट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में जब मटेरियल खरीदा जाता है तो डिस्काउंट वाली रेट लग जाती है, कम रेट लग जाती है ना। तो कुछ मटेरियल को तो ये खरीद कर स्टोरेज कर लेते हैं और फिर गोडाउन में से जिस साइट पर मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है वहाँ से मटेरियल गोडाउन से उस साइट पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ये खरीद कर स्टोरेज नहीं करते, तो वो जिस साइट पर ज़रूरत पड़ती है उस साइट के लिए डायरेक्टली सप्लायर से खरीद लेते हैं। तो साइट पर मटेरियल या तो सप्लायर से आ सकता है या स्टोर से आ सकता है, मतलब गोडाउन से आ सकता है। चाहे कहीं से आए,
चाहे गोडाउन से आए चाहे सप्लायर से आए, हमारे लिए तो वो मटेरियल ही है। तो मटेरियल की कॉस्ट मतलब मटेरियल का जो मटेरियल कहाँ से आ सकता है, साइट पर मटेरियल गोडाउन से आ सकता है या सप्लायर से आ सकता है। ठीक है, परचेज, या तो हम मटेरियल को परचेज करेंगे और या फिर हम मटेरियल को गोडाउन से लेकर आएंगे, मतलब स्टोर से मटेरियल आएगा, मटेरियल स्टोर से आएगा। ठीक है, अच्छा एक होता है खरीदना और या फिर स्टोर से आना, और एक होता है मटेरियल को कंज्यूम करना। खरीदने का मतलब ये नहीं कि कंज्यूम कर लिया। हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जो मटेरियल कॉस्ट लिखते हैं वो मटेरियल कॉस्ट होती है मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या होती है, मटेरियल कंज्यूम्ड। ये मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में मटेरियल की कॉस्ट का मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब वो मटेरियल जो हमने कंस्ट्रक्शन में यूज किया है, जो मटेरियल हमने कंस्ट्रक्शन में एक्चुअल यूज किया है, हमें केवल उसी मटेरियल की कॉस्ट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है। अब मटेरियल की कॉस्ट कंज्यूम मतलब कितनी यूज की, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, अब थोड़ा इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ये हमारी साइट जिस पर हमने वर्क करना स्टार्ट किया, हमने 5 लाख रुपए का मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर और 7 लाख का मटेरियल टोटल स्टोर से आया। 5 लाख का मटेरियल हमने ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर खरीदा और 7 लाख रुपीस का मटेरियल गोडाउन से आया। टोटल मटेरियल कितना हो गया, टोटल मटेरियल 12 लाख रुपीस का हो गया। मान लो इसमें से 1 लाख रुपीस का मटेरियल हमने गोडाउन में रिटर्न कर दिया। गोडाउन में रिटर्न कर दिया मतलब वो मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं आया, हमने 1 लाख रुपए का मटेरियल गोडाउन में रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया रिटर्न, रिटर्न टू स्टोर, या फिर हो सकता है हमने कुछ मटेरियल सप्लायर को रिटर्न कर दिया। तो जो मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया, चाहे वो सप्लायर को रिटर्न किया हो चाहे हमने उसको स्टोर में गोडाउन में रिटर्न किया हो, हमारे लिए वो रिटर्न है। ठीक है, तो जो मटेरियल रिटर्न कर दिया हमें उसको माइनस करना होता है। माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने वो मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं किया। राइट, अब मान लो जब हमने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत तेज बारिश आई और हमारी कुछ सीमेंट करीब 50,000 रुपए की सीमेंट बारिश में खराब हो गई। तो वो जो 50,000 रुपए की सीमेंट बारिश में खराब हो गई, क्या वो कंस्ट्रक्शन में यूज आई, नहीं आई। अगर आपका कुछ मटेरियल लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट कोई भी तरीके से कोई भी कारण से हो सकता है, लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय रेन हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है। अगर आपका मटेरियल लॉस्ट होता है, जैसे 50,000 की जो सीमेंट है वो बारिश में खराब हो गई, तो हम क्या करेंगे, उस 50,000 की सीमेंट को यहां से माइनस करेंगे, लॉस्ट, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं हुई। हमें केवल वो मटेरियल की कॉस्ट ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है जो मटेरियल एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ है। तो 50,000 की सीमेंट बारिश में खराब हो गई, मतलब वो कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं हुई, हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखो ये जो लॉस्ट है यहां से तो माइनस हो जाएगा, फिर ये लॉस पता है कहाँ जाएगा, ये लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाद क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, ये बात अलग है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, हमें तो केवल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही बनाना है। आप लोगों ने अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट बनाया होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं और लॉस बाय फायर होता है तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसको परचेज में से माइनस कर देते हैं और फिर हम उस लॉस बाय फायर को कहाँ लिखते हैं, हम उसको P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ऐसे ही होता है ना, सेम वही रूल यहाँ पर है। लॉस बाय फायर हो, चाहे लॉस बाय थेफ्ट हो, चाहे लॉस बाय रेन हो, या कोई भी रीजन से लॉस हो रहा हो मटेरियल का, वो लॉस हमें यहाँ से माइनस करना है और फिर हम उसको P&L अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाकर लिख देते हैं। अगर P&L बनाना हो तो वो लॉस P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है, तो अगर मटेरियल लॉस्ट हो गया, जैसे 50,000 की सीमेंट खराब हो गई बारिश में,
तो वो हमें यहाँ से क्या करना है, माइनस करना है। फिर एक और क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, मान लो हमारी जो साइट है उसके पास में एक और साइट किसी और कॉन्ट्रैक्टर की चल रही है, हमारी नहीं है, किसी और की है। उनके सीमेंट खत्म हो गई, उनके जो सीमेंट थी वो खत्म हो गई, वो हमारे पास है कि हमारे पास जो सीमेंट है वो खत्म हो गई है, आने में 3-4 दिन लगेंगे, तो क्यों कुछ सीमेंट आप थोड़ी सीमेंट हमें बेच दो। हमने कहा ठीक है, लगा देते हैं मौके पे चौका। हमने कहा कितनी चाहिए, उन्होंने कहा करीबन हमें 100 बैग चाहिए सीमेंट। 100 बैग सीमेंट की कॉस्ट हमारे लिए थी 40,000 रुपीज़। हमने कहा हम ये जो सीमेंट है 100 बैग हम आपको 50,000 में देंगे, मतलब 40,000 की सीमेंट हमने कहा 50,000 में देंगे, देख लीजिए अगर चाहिए तो। उन्होंने कहा चलो ठीक है दे दीजिए। हमने 40,000 की सीमेंट उनको 50,000 रुपये में बेच दी, हमें प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएगा, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपने कोई कुछ मटेरियल सेल किया है और उस मटेरियल को बेचने से आपको प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा हो, वो प्रॉफिट या लॉस आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएगा। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने 40,000 रुपये की सीमेंट बेच दी, 40,000 रुपये का मटेरियल हमने बेच दिया, चाहे उसको 50 में बेचा हो, चाहे उसको 30,000 में बेचा हो, चाहे उसको फ्री में दिया हो, वो सीमेंट हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं हुई, तो हमें क्या करना है, उसको लेस करना है, सोल्ड। अभी मैं लास्ट में लिखा दूंगा कि क्या क्या माइनस करना और क्या क्या प्लस करना है, एक बार हम पूरा उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 40,000 की सीमेंट हमने बेच दी, चाहे 50 में बेची हो, चाहे 70 में बेची हो, चाहे 30,000 में बेची हो, हमें उसके प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं। वो प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा। हमें मतलब है कि उसकी कॉस्ट कितनी थी, जो मटेरियल हमने बेचा उसकी कॉस्ट 40,000 थी, हमें यहाँ से क्या माइनस करना है, 40,000, क्योंकि उतनी कॉस्ट का मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं हुआ। हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है कि कितनी कॉस्ट का मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ है, वो अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, फिर जब ईयर एंड हुआ, जब फर्स्ट ईयर एंड हुआ, तो हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास कितने रुपए का स्टॉक बचा हुआ है, मटेरियल का स्टॉक साइट पर कितने रुपए का बचा हुआ है। तो हमने कैलकुलेट किया अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 रुपीज़ का मटेरियल साइट पे ईयर एंड होने पे पड़ा है। तो 1,60,000 का मटेरियल ईयर एंड होने पर साइट पे है। तो हमने मटेरियल कितनी कॉस्ट का ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कंज्यूम किया, कैसे कैलकुलेट करेंगे। 5 लाख का मटेरियल परचेज किया, 7 लाख का मटेरियल स्टोर से हमें मिला, टोटल कितना हो गया 12 लाख रुपीज़। 12 लाख रुपीज़ में से 1 लाख रुपीज़ का मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया, रिमेनिंग 11 लाख। 50,000 का मटेरियल लॉस्ट हो गया, रिमेनिंग 10,50,000। 40,000 का हमने सोल्ड किया, कितने में सेल किया उससे हमें मतलब नहीं, कितने का था वो, 40,000 की कॉस्ट का था, तो माइनस 40,000 का मटेरियल हमने सेल कर दिया। और ईयर एंड होने पर 1,60,000 का मटेरियल साइट पे बचा हुआ था। इट मीन्स हमने फर्स्ट ईयर 8,50,000 का मटेरियल कंज्यूम किया, इट इज कंज्यूम्ड। तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट का नेट अमाउंट कितना आएगा, 8,50,000। 8,50,000 यहां पर जब हम फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मटेरियल की कॉस्ट लिखेंगे तो यहां पर अमाउंट आएगा 8,50,000 रुपीज। कैसे कैलकुलेट किया, क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं, अब आप लिखिए क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिखिए। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, परचेज प्लस इश्यूड फ्रॉम स्टोर, मतलब कितने रुपए का मटेरियल स्टोर से मिला हमें, इसमें से माइनस करेंगे रिटर्न।
रिटर्न दोनों, चाहे सप्लायर को रिटर्न किया हो वो रिटर्न भी माइनस करना है और स्टोर में रिटर्न किया हो वो भी माइनस करना है। जितना टोटल रिटर्न है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस लॉस्ट मटेरियल जो लॉस्ट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, लॉस बाय रेन हो सकता है, लॉस बाय फायर हो सकता है, या और भी कोई तरीके से लॉस हो सकता है, हमें यहाँ पर उसको माइनस करना है। माइनस सोल्ड और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं एट कॉस्ट, जितनी कॉस्ट का मटेरियल हमने बेच दिया हमें उसको माइनस करना है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं हुआ, और माइनस मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब जब ईयर एंड हुआ तब जितनी कॉस्ट का मटेरियल साइट पे बचा हुआ था वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक, वो हमें माइनस करना है। एंड द नेट रिजल्ट इज मटेरियल कॉस्ट, ये है मटेरियल कंज्यूम्ड, ये कौन सा हो गया मटेरियल कंज्यूम्ड, इट इज मटेरियल कॉस्ट। हमें ये जो अमाउंट है ये लिखना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में टू मटेरियल कॉस्ट, और ये अमाउंट नेट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है। हमारा पर्पस है कि जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन में एक्चुअल कंज्यूम हुआ है हमें उतनी कॉस्ट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। जो मटेरियल लॉस्ट हो गया वो कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं हुआ, हम उसको P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। लॉस तो वही है, लॉस तो है, मगर वो लॉस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। हमने अगर कुछ मटेरियल बेच दिया है, बेचने से प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो प्रॉफिट और लॉस भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएंगे, कहाँ आएंगे P&L अकाउंट में आएंगे। हमें केवल और केवल मतलब है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितनी कॉस्ट का मटेरियल कंज्यूम किया है, मतलब कितनी कॉस्ट का मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज किया है, हमें वो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है। करेक्ट, इजी। तो पहला पॉइंट मटेरियल कॉस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल कॉस्ट में जनरली जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें 2-3 एडजस्टमेंट तो होते ही होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, ये जो रिटर्न वाला एडजस्टमेंट, ये लॉस्ट वाला एडजस्टमेंट, सोल्ड वाला एडजस्टमेंट, ये बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है जो जनरली एग्जाम के क्वेश्चंस में आते हैं। तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर रहना है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या अमाउंट लिखना है और उस अमाउंट की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है। कैसे करनी, एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं। क्या होगा, परचेज, जितना परचेज किया प्लस जितना स्टोर से आया, परचेज प्लस इश्यूड फ्रॉम स्टोर, उसमें से माइनस करना है। क्या क्या माइनस करना है, रिटर्न जितना कर दिया, चाहे वो सप्लायर को रिटर्न किया हो चाहे वो स्टोर को रिटर्न किया है, जितना रिटर्न किया वो माइनस होगा। और क्या माइनस होगा, जितनी कॉस्ट का मटेरियल लॉस्ट हो गया वो माइनस करना है। और क्या माइनस करना है, जितनी कॉस्ट का मटेरियल सेल कर दिया हमें उसको माइनस करना है। और क्या माइनस करना है, जितनी कॉस्ट का मटेरियल साइट पे ईयर एंड होने पर बचा हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक एट साइट, हमें उसको माइनस करना है। एंड द रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जो नेट अमाउंट, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा वो ये अमाउंट आएगा जो हमने मटेरियल कंज्यूम किया है, जो हमने मटेरियल कंज्यूम किया है। इजी। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड एक्सपेंडिचर की, और वो है लेबर कॉस्ट। मैं आपको बता दूं लेबर कॉस्ट बहुत इजी है, लेबर कॉस्ट बहुत इजी है। लेबर कॉस्ट, आप लोगों ने अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट पढ़े और फाइनल अकाउंट में आपने आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सब के एडजस्टमेंट पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े ही होंगे। आउटस्टैंडिंग का क्या एडजस्टमेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं और प्रीपेड को हम लेस करते हैं। अच्छा, आउटस्टैंडिंग में भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है, प्रीपेड में भी क्लोजिंग प्रीपेड होता है, ओपनिंग प्रीपेड होता है, राइट। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है। क्लोजिंग प्रीपेड लेस होता है, ओपनिंग प्रीपेड ऐड होता है। तो लेबर में जो एडजस्टमेंट आ सकते हैं वो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के एडजस्टमेंट आ सकते हैं। उसके अलावा लेबर कॉस्ट में कभी कोई दिक्कत
आती ही नहीं है। लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन हमेशा इजी होती है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के करने हो सकते हैं। देखो ये हम बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो हो नहीं सकता और ओपनिंग प्रीपेड भी हो नहीं सकता। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग अगर होगा तो क्लोजिंग होगा और प्रीपेड होगा तो भी क्लोजिंग होगा। तो इसीलिए मैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग प्रीपेड वाले एडजस्टमेंट आपको लिखा देता हूं कि क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा, क्योंकि हम अभी फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। फर्स्ट ईयर में ओपनिंग और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग प्रीपेड नहीं हो सकते, राइट। तो चलिए लिखिए लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। लेबर कॉस्ट पेड, आपने जितनी लेबर कॉस्ट पे की है उसमें आपको ऐड करना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, अगर है तो उसको ऐड करना है और माइनस करना है क्लोजिंग प्रीपेड। अगर प्रीपेड है तो क्लोजिंग प्रीपेड को हमें माइनस करना है एंड द रिजल्ट इज लेबर कॉस्ट, जो अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में आउटर कॉलम में आएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और क्लोजिंग प्रीपेड लेस होता है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड क्यों होता है? क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, हमने पेमेंट नहीं किया बट है तो करंट ईयर का। और प्रीपेड माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का था और हमने करंट ईयर में पे कर दिया, तो करंट ईयर का नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, उसको माइनस कर दिया। ठीक है, हम जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, तो केवल करंट ईयर का एक्सपेंडिचर ही हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना होता है। इसीलिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग प्रीपेड को हम लेस करते हैं। इजी, क्योंकि आप ये ऑलरेडी अकाउंट्स में खूब इसको पढ़ चुके हो और इसके बारे में खूब प्रैक्टिस भी कर चुके हो। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पे हम लेते हैं, डेप्रीशिएशन से भी पहले लेते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकते हैं? वैसे तो इलस्ट्रेटिव लिस्ट में आपको बता रहा हूं कि क्या क्या आ सकते हैं। हायर चार्जेज, अगर हमने कोई एसेट किराए पर लिया तो उसका हायर चार्जेज। सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी। और क्या आ सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ सकते हैं। और क्या आ सकता है? और आ सकता है इंजीनियर सैलरी, इंजीनियर सैलरी। और क्या आ सकता है? साइट ऑफिस कॉस्ट, बहुत बार हम साइट पर टेम्परेरी ऑफिस लगाते हैं तो साइट ऑफिस कॉस्ट आ सकता है। और क्या आ सकता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके आपको कुछ दे सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्या आ सकते हैं? एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आ सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आ सकते हैं। और क्या आ सकते हैं? सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ सकती है। बहुत बार कॉन्ट्रैक्टर कुछ काम किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट, तो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ सकती है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके नाम दिया हो सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ये कोई ऐसा नहीं कि केवल इतने ही हो सकते हैं, और भी कोई एक्सपेंडिचर का नाम दिया हुआ हो सकता है, तो मैंने इसलिए लिख दिया अदर, मतलब एटसेट्रा। तो यहां पर अदर एक्सपेंसेस के बारे में हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये जो भी अदर एक्सपेंसेस लिखे, हायर चार्जेज, सुपरवाइजर सैलरी, इंजीनियर सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं आपको बता दूं कि इसकी कैलकुलेशन भी सेम लेबर कॉस्ट जैसी होती है। मतलब इनमें भी एडजस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है? आउटस्टैंडिंग का और प्रीपेड का। आउटस्टैंडिंग ऐड करना है और प्रीपेड लेस करना है, और वो भी फर्स्ट ईयर का बना रहे हैं तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग प्रीपेड। तो इसकी कैलकुलेशन भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि कैसे करना है। पेड, जितना भी पेमेंट किया है उसमें हमें ऐड करना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है,
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हमें ऐड करना है और क्लोजिंग प्रीपेड को हमें लेस करना है, क्लोजिंग प्रीपेड को हमें लेस करना है, एंड द रिजल्ट इज एक्सपेंसेस का अमाउंट, और ये अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में हमें लिखना है। अदर एक्सपेंसेस, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जो भी, मगर ऐसा नहीं कि आप उसको नाम अदर एक्सपेंसेस लिखोगे। अगर मान लो दे रखा है क्वेश्चन में एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो आप नाम एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस लिखोगे। नाम दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आप नाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखोगे। नाम दे रखा है हायर चार्जेस, तो आप नाम उसका हायर चार्जेज ही लिखोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सारे मिलाकर आपने अदर एक्सपेंसेस नाम लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब हमारा एक और एक्सपेंडिचर बच जाता है और वो है डेप्रीशिएशन। बहुत अच्छी कैलकुलेशन है डेप्रीशिएशन की। डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन करनी आपको आती है, अकाउंट्स में आपने डेप्रीशिएशन पढ़ा होगा। डेप्रीशिएशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, है ना। या तो डेप्रीशिएशन परसेंटेज में होता है, और या फिर डेप्रीशिएशन का वो तरीका होता है ना, फॉर्मूला लगता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, है ना। और या फिर परसेंटेज होते हैं, तो जो कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, है ना। तो एक तो मैं कैलकुलेशन लिख देता हूं कि कैसे डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन हो सकती है। कैलकुलेशन कैसे हो सकती है डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन। पहला तरीका क्या हो सकता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। डेप्रीशिएशन की ऐसे भी कैलकुलेशन हो सकती है, या फिर डेप्रीशिएशन परसेंटेज में दिया हो सकता है, तो जो कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रीशिएशन, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रीशिएशन, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और हो सकता है, एक तरीका और क्या हो सकता है, कितनी कॉस्ट का हमने प्लांट या मशीन परचेज की, कॉस्ट और उसकी ईयर एंड होने पर क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है, क्लोजिंग वैल्यू। जैसे मान लो दे रखा है कि हमने एक मशीन खरीदी 70,000 की और ईयर एंड होने पर उसकी वैल्यू हो गई 65,000। तो 70,000 की परचेज की थी और ईयर एंड होने पर वैल्यू हो गई 65,000, तो 5,000 इज व्हाट, डेप्रीशिएशन। ऐसे भी हो सकता है। तो कॉस्ट माइनस क्लोजिंग वैल्यू, डिफरेंस इज डेप्रीशिएशन। ये तो हुई बात डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को जो अब हम समझने वाले हैं बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो पॉइंट अब हम समझने वाले हैं ये मटेरियल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी है, बट डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं, इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान से इसकी कैलकुलेशन समझना, ठीक है। देखिए, हमें यहाँ जो अमाउंट लेना है वो लेना है केवल और केवल डेप्रीशिएशन का। हमें यहाँ पर लेना है डेप्रीशिएशन का अमाउंट। जो प्लांट एंड मशीनरी हमने कंस्ट्रक्शन में यूज की, जितने टाइम के लिए यूज की, हमें केवल और केवल उतने टाइम का डेप्रीशिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। जो प्लांट एंड मशीनरी हमने कंस्ट्रक्शन में यूज की और जितने टाइम के लिए यूज की, हमें केवल उतने टाइम का डेप्रीशिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। अब इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकते हैं और आपको कैलकुलेशन करते समय क्या क्या ध्यान में रखना पड़ सकता है, अब आप उसको ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23 है, ठीक है। 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23। हमने 1 अप्रैल 23 को एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया और ईयर एंड हो गया हमारा 31 दिसंबर 23 को। 1 अप्रैल 23 को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया और 31 दिसंबर 23 को अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, 1 अप्रैल 23 को साइट पर 4 प्लांट एंड मशीनरी
हम साइट पर लेकर आए। अच्छा, साइट पर मशीन कहाँ से आती है? दो तरह से। जैसे मटेरियल, मैंने आपको बताया कि मटेरियल साइट पे कहाँ से आता है, या तो हमने परचेज किया या फिर हम उसको स्टोर से लेकर आए। मशीन भी साइट पर दो तरीके से आ सकती है, या तो हमने उसको परचेज किया और या फिर हम उसको गोडाउन से लेकर आए, मतलब स्टोर से लेकर आए। चाहे कहीं से लेके आओ, हमें उससे मतलब नहीं। चाहे खरीदा तो भी हमारे लिए वही है, और चाहे वो गोडाउन से आया तो भी हमारे लिए वो एक ही मतलब है। ठीक है, मान लो ए, बी, सी और डी, ये चार मशीन साइट पर 1 अप्रैल 23 को हम लेकर आए। ठीक है, कितनी मशीन? 4 मशीन। और मान लो चारों मशीन, हर मशीन की कॉस्ट 1 लाख रुपीज है। हर मशीन की कॉस्ट 1 लाख रुपीज है। बहुत ध्यान से समझना आप इसको, ठीक है ना। एक और मशीन ले लेते हैं, चलो ई। टोटल 5 मशीन हम साइट पर लेकर आए। ए, बी, सी, डी, ई, 5 मशीन हम साइट पर लेकर आए। कुछ तो मशीन आई स्टोर से और कुछ हमने खरीदी। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ वर्क? 1 अप्रैल 23 को, और 1 अप्रैल 23 को ही हम साइट पर 5 मशीन लेकर आ गए। ठीक है, डेप्रीसिएशन की रेट, डेप्रीसिएशन रेट इक्वल्स टू 30% पर एनम। डेप्रीसिएशन की जो रेट है वो 30% पर एनम मान लेते हैं। ठीक है, ये जो मशीन है, मशीन ए, हमने इस मशीन को जैसे ही वो साइट पर मशीन पहुंची 1 अप्रैल को, हमें लग गया कि ये मशीन इस साइट पर काम की नहीं है। हमने इसको इमीडिएटली रिटर्न कर दिया। इस मशीन को रिटर्न ऑन 1 अप्रैल 23, हमने इस मशीन को इमीडिएटली रिटर्न कर दिया। यूज नहीं किया, इमीडिएटली रिटर्न कर दिया। ये जो मशीन थी, मशीन बी, ये मशीन लॉस बाय फायर हो गई। ये मशीन जल गई। कब जली? ऑन 30 जून 23, 30 जून 2023 को ये मशीन जल गई। ठीक है, ये जो तीसरी मशीन थी सी, हमने इस मशीन को बेच दिया किसी को। सोल्ड फॉर रुपीज 1,10,000 ऑन 30 सितंबर 23, 30 सितंबर 2023 को हमने इस मशीन को बेच दिया। कितने में सेल किया? 1,10,000 में हमने इस मशीन को सेल कर दिया। मशीन डी, इस मशीन को हमने रिटर्न टू स्टोर, हमने इसको स्टोर में ले जाके रख दिया। कब रखा? ऑन 31 दिसंबर 23, और ये मशीन साइट पर 31 दिसंबर 23 को साइट पर पड़ी थी। ठीक है, डेप्रीसिएशन की रेट, डेप्रीसिएशन रेट इक्वल्स टू 30% पर एनम। अब हमें ये पता करना है कि पूरे साल, ये जो फर्स्ट ईयर है, इस फर्स्ट ईयर में टोटल कितना डेप्रीसिएशन हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। देखो, हमें मतलब है केवल डेप्रीसिएशन से। मशीन लॉस्ट हो गई, मशीन बेच दिया, मशीन रिटर्न कर दिया, हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब किससे? हमें मतलब है कि जो मशीन जितने टाइम के लिए कंस्ट्रक्शन में यूज हमने की, उतने टाइम का डेप्रीसिएशन हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। मशीन लॉस्ट हो गई, हमें उस लॉस से कोई लेना देना नहीं। मशीन को हमने सेल कर दिया, उसके प्रॉफिट लॉस से हमें लेना देना नहीं। मशीन रिटर्न कर दिया, हमें उससे लेना देना नहीं। हमें मतलब क्या है? हमें मतलब है केवल और केवल डेप्रीसिएशन से। और वो कैसे कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होगा कि मशीन हमने कंस्ट्रक्शन में कितने टाइम के लिए यूज की, उतने टाइम का डेप्रीसिएशन हम निकाल लेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मशीन ए। मशीन ए 1 अप्रैल को ही कंस्ट्रक्शन साइट पर आई थी और हमने इमीडिएटली उसको रिटर्न कर दिया। विदाउट यूज हमने उसको रिटर्न कर दिया। इसका मतलब है इसका डेप्रीसिएशन क्या हो गया? 0, नील, क्योंकि ये मशीन कंस्ट्रक्शन में यूज हमने की नहीं। हमने 1 अप्रैल को साइट पर उसको मंगाया, पता चल गया ये साइट पर काम की नहीं है, हमने उसको इमीडिएटली रिटर्न कर दिया, तो उसका डेप्रीसिएशन क्या हो गया? 0।
मशीन बी 1 लाख रुपीस की थी और ये 30 जून को लॉस बाय फायर हो गई। कब साइट पर आई? 1 अप्रैल को। 30 जून को वो लॉस बाय फायर हो गई। इसका मतलब अप्रैल, मई और जून 3 महीने हमने उसको साइट पर यूज किया था। तो हम क्या करेंगे, मशीन बी कितने की है? 1 लाख। इस पे डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है? 30%। और कितने महीने का? 3 महीने का। 3 महीने का डेप्रिसिएशन होता है 7,500। 7,500 का डेप्रिसिएशन मशीन बी का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। अब ये जो मशीन लॉस्ट हो गई है, ये लॉस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएगा। ये लॉस कहाँ जाएगा? ये लॉस P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को इस लॉस से कोई मतलब नहीं, हमें केवल मतलब है डेप्रिसिएशन से कि मशीन बी साइट पर कितने टाइम थी। साइट पर 3 महीने थी तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन। मशीन सी 1 लाख की है, हमने इस मशीन को बेच दिया। कितने में बेचा? 1,10,000। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बेचने से प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, हमें उस प्रॉफिट लॉस से भी कोई मतलब नहीं। वो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा। हमें यहाँ पर केवल और केवल मतलब है कि मशीन सी हमने साइट पर कितने टाइम तक यूज की। 1 अप्रैल को साइट पर आई थी और 30 सितंबर को हमने बेच दी। तो 1 अप्रैल टू 30 सितंबर 6 मंथ वो साइट पर थी, मतलब साइट पर उसका हमने यूज किया। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 मंथ का डेप्रीसिएशन होता है 15,000। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। मशीन डी हमने रिटर्न कर दिया। कब रिटर्न किया? स्टोर में रिटर्न कर दी। हमने उसको स्टोर में रिटर्न कर दी, मगर कब रिटर्न की? 31 दिसंबर, मतलब 1 अप्रैल को साइट पर मशीन आई थी, 31 दिसंबर को हमने रिटर्न कर दी। तो 9 मंथ हमने उसको साइट पर यूज किया। 9 मंथ यूज करने के बाद हमने रिटर्न कर दी। तो 9 मंथ वो साइट पे थी, मतलब साइट पे उसका डेप्रीसिएशन चार्ज होगा 1 लाख रुपीज, इसका 30% और 9 मंथ का डेप्रीसिएशन होता है 22,500। और उसके बाद मशीन ई 31 दिसंबर 23 को, मतलब जिस दिन ईयर एंड हुआ उस दिन वो मशीन साइट पे थी। 1 अप्रैल को साइट पर आई थी, 31 दिसंबर को साइट पे पड़ी थी। तो वो साइट पर 9 मंथ थी, मतलब 9 मंथ साइट पर उसका यूज हुआ। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 22,500। और ये टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 7,500, उसके बाद में 15,000, उसके बाद में 22,500, देन 22,500 और ये टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 67,500। हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन 67,500। हमें केवल और केवल मतलब है डेप्रीसिएशन से। हमें केवल और केवल किससे मतलब है? डेप्रीसिएशन से मतलब है। डेप्रीसिएशन लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में 67,500। प्लांट एंड मशीनरी का लॉस हो गया, प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया, बेचने से प्रॉफिट, बेचने से लॉस। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये सारे प्रॉफिट लॉस नहीं आते। प्लांट लॉस्ट हो गया वो भी नहीं आएगा। हमें केवल मतलब है कि हमने कौन सी मशीन कितने टाइम के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज की, हमें उतने टाइम का डेप्रीसिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। राइट, तो 4 एक्सपेंडिचर हमने सबके बारे में बात की। एक बार फटाफट से जो एक्सपेंडिचर के बारे में हमने बात की उसके बारे में एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इनके बारे में क्या क्या पढ़ा, और एक बार सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड के बारे में भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? सर्टिफाइड क्या होता है? वो वर्क, पोर्शन ऑफ वर्क का वो पोर्शन जो कॉन्ट्रैक्टर ने कंप्लीट कर लिया और कॉन्ट्रैक्टी ने जिसको चेक कर लिया, हम उसको कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। इट इज सेम एज सेल्स। उसका वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होता है, या तो उसका वैल्यूएशन आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा तो आपको डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। अगर आपको वैल्यूएशन डायरेक्टली नहीं दे रखा है
तो आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। वैल्यूएशन कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैसे करोगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। आपको परसेंटेज दे रखे होंगे कि वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू 30%, तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 30% करोगे, आपको वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट पता चल जाएगा। और वो अमाउंट आपको कहाँ लिखना है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। मगर जो हेडिंग होगी वो वर्क सर्टिफाइड नहीं होगी, हेडिंग क्या होगी? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस की हेडिंग में वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को आपको लिखना है। अच्छा, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है? वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब है वो पोर्शन ऑफ वर्क जो कॉन्ट्रैक्टर ने कंप्लीट कर लिया बट ईयर एंड होने तक अभी कॉन्ट्रैक्टी ने चेक नहीं किया है, हम उसको कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड इज सेम एज क्लोजिंग स्टॉक। और हमें उसका वैल्यूएशन कैसे करना है? फर्स्ट, या तो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सीधा अमाउंट लिख लो। और अगर क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड का अमाउंट नहीं दे रखा है तो आपको परसेंटेज दे रखे होंगे, आपको परसेंटेज से वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कैसे वैल्यूएशन करते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड क्या होता है? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों की परसेंटेज ऐड कर दो, इट इज परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। टोटल कॉस्ट आपको कैसे मिलेगी? डेबिट साइड में आपने जितने भी एक्सपेंडिचर लिखे हैं सारे एक्सपेंडिचर की टोटल कर दो, इट इज टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, या तो इनकी वैल्यू दे रखी होगी या फिर परसेंटेज दे रखे होंगे, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद में आते हैं हम डेबिट साइड में, हमें सारे एक्सपेंडिचर लिखने हैं। फर्स्ट ईयर, हम फर्स्ट ईयर का बना रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के जो भी एक्सपेंडिचर है वो सारे एक्सपेंडिचर आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने हैं। सबसे मेन एक्सपेंडिचर मटेरियल कॉस्ट। कैसे कैलकुलेशन करते हैं? मटेरियल साइड पे कहाँ से आता है? या तो परचेज किया तब आएगा, और या फिर हमने उसको गोडाउन से लेकर आए, मतलब स्टोर से लेकर आए, और या फिर परचेज किया, कहीं से भी हो हमारे लिए मटेरियल आ रहा है। तो परचेज प्लस इश्यूड फ्रॉम स्टोर, उसमें से हमें माइनस करना है। अगर हमने मटेरियल रिटर्न कर दिया है, चाहे वो रिटर्न सप्लायर को किया है चाहे हमने रिटर्न गोडाउन में किया है, हमें दोनों रिटर्न माइनस करने हैं। माइनस करना है अगर मटेरियल लॉस्ट हो गया है, लॉस कैसे भी हो सकता है, लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, लॉस बाय रेन हो सकता है, या और कोई तरीके से लॉस हो सकता है, हमें लॉस को माइनस करना है। हमें माइनस करना है अगर हमने मटेरियल सेल कर दिया है तो मटेरियल जो सेल किया है उसकी कॉस्ट हमें माइनस करनी है। कितने में सेल किया हमें उसे मतलब नहीं, चाहे प्रॉफिट में सेल किया है चाहे लॉस में सेल किया है, हमें उस प्रॉफिट लॉस का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। हमें केवल मतलब है जो मटेरियल हमने बेचा है उसकी कॉस्ट हमें माइनस करनी पड़ेगी। और क्या माइनस करना है? जो मटेरियल साइट पर बच गया ईयर एंड होने पर उसकी वैल्यू को हमें यहाँ से माइनस करना है। तो परचेज प्लस इश्यूड फ्रॉम स्टोर माइनस रिटर्न माइनस लॉस्ट माइनस सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू मटेरियल कंज्यूम, और वो मटेरियल की कॉस्ट हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है। उसके बाद में दूसरा मेन एक्सपेंडिचर लेबर कॉस्ट, जिसकी कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है। लेबर की जितनी भी कॉस्ट आपने पे की है उसमें आपको दो एडजस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, आउटस्टैंडिंग का और प्रीपेड का। आउटस्टैंडिंग अगर है तो ऐड होगा, प्रीपेड है तो लेस होगा। और आउटस्टैंडिंग हो चाहे प्रीपेड, क्लोजिंग वाले होंगे, ओपनिंग हो नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में ओपनिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग होगा तो भी क्लोजिंग होगा, प्रीपेड होगा तो भी क्लोजिंग होगा। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को आपको ऐड करना है और क्लोजिंग प्रीपेड को आपको लेस करना है। द रिजल्ट इज लेबर कॉस्ट, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है। फिर हमने डिस्कस किया अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या हो सकता है? सुपरवाइजर की सैलरी हो सकती है, इंजीनियर की सैलरी हो सकती है, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो सकते हैं, हायर चार्जेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, या और भी कोई एक्सपेंडिचर हो सकता है जो आपको दे रखा होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ भी करके, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज, ये कुछ भी करके आपको नाम दिया सकता है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कुछ भी नाम आ सकता है। उसकी कैलकुलेशन भी सेम वैसे ही करनी है जैसे लेबर कॉस्ट की करते हैं। लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन में हमने कैसे किया? पेमेंट, जितना पेमेंट किया उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड और क्लोजिंग प्रीपेड लेस। सेम अदर एक्सपेंसेस में भी आपको करना है, जितना पेमेंट किया उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है और क्लोजिंग प्रीपेड को लेस करना है। रिजल्ट इज नेट अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है।
मगर ऐसे अदर एक्सपेंसेस ऐसा नहीं है कि सारे एक्सपेंडिचर मटेरियल लेबर और डेप्रिसिएशन को छोड़ के जितने भी एक्सपेंडिचर है सबकी टोटल करके आपने लिख दिया अदर एक्सपेंसेस। हर एक्सपेंडिचर को अलग अलग नाम से दिखाना है। मान लो सुपरवाइजर सैलरी भी है, इंजीनियर सैलरी भी है, हायर चार्जेज भी है, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी है, तो चारों अलग अलग आपको दिखाना है, सबको अलग अलग शो करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग शो होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग शो होंगे, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अलग शो होंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस अलग शो होंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अलग शो होंगे, हायर चार्जेज अलग शो होगा, है ना। ऐसे टोटल करके मत लिख देना, ठीक है। और सब में वो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करना है और क्लोजिंग प्रीपेड को आपको लेस करना है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट बात की डेप्रीसिएशन की, कि जो एसेट आप कंस्ट्रक्शन पर यूज कर रहे हो, अच्छा एसेट कंस्ट्रक्शन पर कहाँ से आएगी, या तो हमने परचेज की या फिर गोडाउन से आई। जैसे मटेरियल आता है सेम उसी तरीके से एसेट्स आ सकती है, या तो हमने परचेज की या फिर गोडाउन से आई। तो चाहे कहीं से भी आओ, एसेट्स जो हमारी साइट पर आई है वो जितने टाइम के लिए हमने साइट पर उसका यूज किया है उतने टाइम का डेप्रीसिएशन हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। हमें कोई मतलब नहीं कि एसेट लॉस्ट हो गई, हमें कोई मतलब नहीं कि एसेट को हमने बेच दिया, हमें कोई मतलब नहीं कि हमने एसेट को रिटर्न कर दिया। हमें केवल और केवल मतलब है डेप्रीसिएशन से। जो एसेट्स, जो प्लांट एंड मशीनरी, जो टूल्स, जो इक्विपमेंट हमने कॉन्ट्रैक्ट पर जितने टाइम के लिए यूज किए हैं उतना टाइम का डेप्रीसिएशन हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। और इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या सिचुएशन और किस तरीके से सिचुएशन हो सकती है ना। अच्छा, मटेरियल और प्लांट एंड मशीनरी में एक पॉइंट और आ सकता है, ट्रांसफर। बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी बहुत सारी साइट चल रही है, ठीक है। हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, जैसे मान लो ये है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101, हम इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। हमारे एक और साइट चल रही है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 102, एक हमारी और साइट चल रही है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 103, एक कॉन्ट्रैक्ट और चल रहा है 104, है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी और मटेरियल के लिए एक और पॉइंट आ सकता है। क्या आ सकता है? मटेरियल, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101 है, या मटेरियल कैसा आ सकता है, या तो खरीदा और या फिर गोडाउन से आया, या तो गोडाउन से मटेरियल आएगा या फिर सप्लायर से परचेज किया आएगा। मगर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नंबर 102 से आ गया, कुछ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नंबर 103 से आ गया, कुछ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नंबर 104 से आ गया। मतलब ऐसे पॉइंट आने के वैसे चांसेस बहुत कम है, बट आ सकता है कि किसी और कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल ट्रांसफर होके आ गया, तो वो हमारे लिए मटेरियल की कॉस्ट थी। मतलब मटेरियल परचेज किया या फिर स्टोर से आया और या फिर किसी और कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसफर होके आया, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हमने मटेरियल किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर कर दिया, जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट नंबर है 101, हमने 101 कॉन्ट्रैक्ट से 102 में कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर किया, मटेरियल ट्रांसफर किया, तो 101 के लिए वो माइनस हो जाएगा और 102 के लिए मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। 101 ने 102 को मटेरियल ट्रांसफर किया, तो 101 की मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करेंगे और 102 की मटेरियल कॉस्ट में ऐड करेंगे। मतलब जिसने ट्रांसफर किया है वो माइनस करेगा और जिसमें ट्रांसफर होके आया है वो ऐड करेगा। समझ गए? तो मटेरियल अगर हमने ट्रांसफर किया है किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे तो माइनस करेंगे, और किसी और कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल ट्रांसफर होके आया है तो हम ऐड करेंगे। सेम इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी किसी और जगह से भी आ सकती है, या फिर हम किसी और साइट पर मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एडजस्टमेंट भी हो सकता है कि हमें दे रखा हो, ठीक है। तो ये हमारे सारे एक्सपेंडिचर हो गए। सारे एक्सपेंडिचर को हमें डिस्कस करना था, वो हमने डिस्कस किया। और वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप बिल्कुल इस पॉइंट को वापस एक बार फटाफट से देख लेना, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा कुछ और डिस्कस करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए सारी सिचुएशन क्लियर है। तो एक बार हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा, जो इस क्लास में पढ़ा, एक बार आप फटाफट से वापस से रिवाइज कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिस्कस करके जब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो आप आसानी से उन सारे क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।